अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त का मौजू स्लोप है। काफ़ी आसान मगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इस टॉपिक को सही से समझ लेंगे तो आगे आने वाले जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है या किन सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम स्लोप की डेफिनेशन देखेंगे और उसका ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसका स्लोप का मैथमेटिकल फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि स्लोप की कुछ वैल्यूज़ अगर आती हैं तो उन वैल्यूज़ को आपने इंटरप्रेट कैसे करना है, उनका मतलब क्या होगा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास 4 के करीब, तो वो हम एग्जांपल्स स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे और काफ़ी डिटेल में सॉल्व करेंगे, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं या कोई मुश्किलात आपको पेश हैं दरपेश हैं इस टॉपिक को समझने में, तो बिल्कुल दूर की जा सकें। और फिर आखिर में सबसे आखिर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने लाजमी याद रखने हैं। तो ये हमारे पास आज का एजेंडा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस डॉक्यूमेंट को देखकर नहीं घबराना। आई नो थोड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन काफ़ी आसान है और हम इस पूरे डॉक्यूमेंट को कवर करेंगे। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा, और बिलखसूस जो आखिर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर है उस पर भी हम एक नज़र डालेंगे। तो वहाँ तक मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर अपने पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि ब्रीफ ओवरव्यू का है। और अगर मैं स्लोप को रफली डिफ़ाइन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी: स्लोप कैन रफली बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ स्टीपनेस एंड डायरेक्शन ऑफ लाइन। तो हमारे पास स्लोप क्या है? स्लोप हमारे पास एक ऐसा मेजर है जिसके ज़रिए से हम किसी भी लाइन को हमारे पास जो हो उसकी हम स्टीपनेस फाइंड करते हैं या हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं लाइन के हवाले से। एक तो उसकी डायरेक्शन होती है कि आया कि वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, और यानी अप दी हिल जा रही है या डाउन हिल जा रही है। तो एक हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि उसकी स्टीपनेस कितनी है, यानी कि अगर ऊपर जा रही है तो वो किस रेट पे ऊपर जा रही है, या उसकी अगर मैं उर्दू ज़बान में कहूँ तो उसकी ढलवान कितनी है, और अगर नीचे जा रही है तो उसकी जो है वो स्टीपनेस कितनी है। और इसके लिए यानी एक और अगर मैं उर्दू ज़बान में लफ्ज़ कहना चाहूँ तो वो कुछ होगा कि लाइन का तिरछापन कितना है, यानी तिरछी अगर लाइन है तो उसका तिरछापन कितना है। तो इसको हम स्टीपनेस कहते हैं, और डायरेक्शन से मुराद ये है कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, इसको हम डायरेक्शन कहते हैं लाइन की। और आगे इसकी दूसरी डेफिनेशन पर अगर हम गौर करें तो द रेशो स्लोप कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन the ratio of the change in y coordinate to the change in x coordinate between any two points on the line। तो आपके पास लाइन है, आपने उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए, तो अब स्लोप क्या होगी? स्लोप रेशियो है किस चीज़ के दरमियान, किन दो चीज़ों के दरमियान? आपके जो चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स है उसके दरमियान और चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स के दरमियान। तो इसको हम स्लोप कहते हैं। तो ये तो हमारे पास ब्रीफ सा ओवरव्यू हो गया स्लोप का। इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो इफ़ सपोज़ कर लें कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और तो अगर ये दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो हम उस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर गिवन है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इज़ इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब यहाँ पर डेल्टा क्या है? डेल्टा हम सिंबल है जो कि यूज़ होता है चेंज को डिनोट करने के लिए, यानी कि चेंज कितनी आई है। तो डेल्टा y क्या होगा, यानी कि y में कितनी चेंज आई है, और डेल्टा x क्या होगा कि x में कितनी चेंज आई है। तो स्लोप क्या है? स्लोप सिंपली रेशियो है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो चेंज इन y की रेशियो है चेंज इन x की विद रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास स्लोप ये आ गई। और इसी को अगर चेंज को हम दूसरे अल्फाज में लिखना चाहें तो चेंज क्या होगी? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दोनों में अगर हम चेंज फाइंड करना चाहते हैं तो हम उसके अगर y कोऑर्डिनेट्स में चेंज फाइंड करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसको हम चेंज करेंगे। और वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि एक पॉइंट को दूसरे से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इस केस में हम y2 को y1 को माइनस कर देते हैं y2 से, और x1 को हम माइनस कर देते हैं x2 से। तो इस तरीके से हमारे पास
न्यूमरेटर में चेंज इन वाई आ जाता है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाता है, और हमारे पास डिनोमिनेटर में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाता है। तो इस पूरे जो हमारे पास ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास m आ जाता है, जो कि हमारे पास स्लोप होता है। अब m की जो भी वैल्यू होगी, m पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो ये जो भी वैल्यूज़ आएंगी, तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि m का जो भी साइन होगा m के साथ, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको बताएगा कि लाइन की डायरेक्शन क्या है, या लाइन की डायरेक्शन क्या है एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑन द ग्राफ। तो m की जो साइन है वो आपको बताएगा कि लाइन की डायरेक्शन क्या है। लेकिन आपने एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि डायरेक्शन यानी किस रिस्पेक्ट से बताएगा, कि जब हम लेफ़्ट से राइट पर मूव कर रहे हैं तो तब लाइन की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप राइट से लेफ़्ट मूव करें और फिर उसको आप साइन को जो है उससे आप डायरेक्शन डिटरमाइन करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है, ये जो फ्रेज़ है एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अभी हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है जब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी, उसके साथ जो साइन होगा वो हमें डायरेक्शन बताएगा, आया कि लाइन जो है वो अप हिल जा रही है या डाउन हिल जा रही है, यानी कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है। और इसके अलावा ये तो साइन की बात होगी जो m की वैल्यू के साथ होगा। इसके अलावा जो वैल्यू बजाते खुद होगी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा m का, अगर हम साइन को अलहदा कर लें और उसकी वैल्यू को अलहदा कर लें तो वो क्या बताएगा, वो हमें स्टीपनेस के बारे में बताएगा कि इस लाइन का तिरछापन कितना है। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा m का वो तिरछापन बताएगा, और जो साइन होगा m का वो हमें डायरेक्शन बताएगा लाइन की, एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि m की मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब उन वैल्यूज़ को इंटरप्रेट कैसे करना है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा सेक्शन है इंटरप्रिटेशन का। तो अगर हमारे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगी तो इसका मतलब है कि द लाइन राइजेज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लाइन ऊपर जाएगी अगर स्लोप हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसके अगर आप एग्जांपल ले लें तो अगर हमारे पास स्लोप 2 है तो इसका मतलब होगा कि चूँकि साइन इसके साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है, जिसका मतलब है कि लाइन ऊपर जा रही होगी। और इसका अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम रेशियो, हमने देखा था कि क्या होती है स्लोप, क्या होती है, रेशियो होती है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स की। तो m इज इक्वल टू 2 का मतलब होगा कि फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन x y इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स, यानी कि जब भी हम x को x कोऑर्डिनेट्स को 1 यूनिट ज़्यादा करते हैं तो y हमारा 2 यूनिट्स ज़्यादा होता है। तो m इज इक्वल टू 2 का मतलब ये होगा। अगेन इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ, आगे एक एग्जांपल आ रही है, इस केस को हम आगे देखेंगे डिटेल्स के साथ। फिर दूसरा जो हमारे पास केस है वो ये है कि हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव आ जाए। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि द लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लाइन जो है वो नीचे जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, फॉल कर रही होगी। और इसकी भी यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है छोटी सी। तो अगर m इज़ इक्वल टू स्लोप हमारे पास -3 आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 के साथ नेगेटिव यानी माइनस का सिंबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एज़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास लाइन जो है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है 3 का, उसका मतलब ये है कि जब भी हम x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे, फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज़ इन x, y हमारा डिक्रीज़ होगा 3 यूनिट्स, क्योंकि लाइन अब नीचे जा रही है लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे हम 1 यूनिट x को इंक्रीज़ करेंगे यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो 3 यूनिट हमें y को कम करने पड़ेंगे या y के कम होंगे। तो इसकी भी आगे, इस केस की भी आगे एक एग्जांपल है, इसको तफसील से देखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा केस है वो है ज़ीरो स्लोप का। तो जब ज़ीरो स्लोप होगी तो फिर क्या होगा, द लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो जब हमारे पास स्लोप 0 हो जाएगी तो उसका मतलब होगा कि लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आपके पास आएगी तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो स्लोप है उसकी वो 0 है। क्योंकि अगर आप गौर करें हॉरिजॉन्टल जब लाइन होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका एक्स आप जितना मर्ज़ी आगे पीछे कर लें, आप जितना मर्ज़ी लेफ़्ट से राइट चले जाएं, आपकी y की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू वही रहेगी तो उसका मतलब होगा
कि जो हमारे पास y में चेंज है या चेंज इन y है वो 0 होगा, और चेंज इन y हमारे पास न्यूमिनेटर में था, जब चेंज इन y 0 होगा तो हमारे पास स्लोप भी 0 होगी। अगेन इस केस की भी आगे एग्जांपल आ रही है, उसको भी हम तफसील से देखेंगे। चौथा केस पहले देख लेते हैं, और चौथे केस में हमारे पास अनडिफाइंड स्लोप होगी या इनफाइनाइट स्लोप होगी। तो इसका जब भी हमारे पास इनफाइनाइट स्लोप होगी, इसका मतलब होगा कि लाइन जो हमारे पास आ रही है वो वर्टिकल लाइन है, और जब भी वर्टिकल लाइन होगी तो उसका मतलब होगा कि इसकी स्लोप इनफाइनाइट है या अनडिफाइंड है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वर्टिकल लाइन का मतलब होता है आप y को आप x के साथ कुछ, यानी x को चेंज करने से, यानी x का कोई इफेक्ट नहीं है y पर। तो यानी आप y को जितना मर्जी ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, x को आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यानी कि हमारे पास चेंज इन x क्या होगा, वो हमारे पास इस केस में 0 होगा। एक वर्टिकल लाइन है, उसमें x चेंज नहीं हो रहा, उसमें चेंज ऑफ x 0 होगा, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि जब भी कोई फ्रैक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो जो हमारे पास सोल्यूशन होता है वो अनडिफाइंड होता है या इनफाइनाइट होता है। तो ये हमारे पास चौथा केस हो गया। ये 4 केसेस हैं, तो आपने बस यहाँ पर ये याद रखना है कि चारों में से कोई भी केस आ जाता है तो आपको उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, अब हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, और हमें यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइन। तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के अंदर एक लाइन बनी हुई है और हमसे कहा गया है कि हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखा हुआ है। स्टेप 1 क्या है, जब भी आपको स्लोप फाइंड करनी होगी और आपको ग्राफ गिवन होगा और आपको लाइन वहाँ पे ड्रॉ करके दी गई होगी, तो आपने पहला स्टेप ये करना है कि, और ये हमने पहले भी देखा था अपने मैथमेटिकल फार्मूला में भी, कि आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं उस लाइन के ऊपर। आपने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं उस लाइन के ऊपर। यहाँ पे याद रखिएगा कि वो दो पॉइंट्स जो आप लेंगे वो लाइन के ऊपर होने चाहिए, लाइन के बाहर नहीं होने चाहिए। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं लाइन के ऊपर, कोई से भी 2 ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं इस लाइन के ऊपर, मैंने यहाँ पर 1,2 ले लिया है। एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया है, यानी x एक्सिस जब 1 होगा तो हमारे पास y एक्सिस 2 होगा। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया है, और दूसरा पॉइंट मैंने 3,6 लिया है, यानी जब मेरा x कोऑर्डिनेट 3 होगा तो मेरा y कोऑर्डिनेट 6 होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लाइन के ऊपर a और पॉइंट b मैंने ले लिया है। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है कि आपके पास जो भी स्लोप का फार्मूला है, आपके पास 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, आपने सिंपली स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करना है और आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। स्लोप का फार्मूला क्या था कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 यहाँ पर हमारे पास 6 है और y1 हमारे पास 2 है, तो न्यूमिनेटर में 6 माइनस 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में x2 हमारे पास 3 है और x1 हमारे पास 1 है, तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो m इज़ इक्वल टू 4/2 आ जाएगा, और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारे पास इस लाइन जो थी, जो ग्राफ हमें गिवन था, इसमें जो लाइन दी गई थी, इसकी स्लोप हमारे पास 2 आई है। और अगर आप देखें तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव का है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, हमने पहले देखा है कि जब भी लाइन पॉजिटिव होगी उसका मतलब ये है कि जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो हमारी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। और यही चीज़ हमें ग्राफ से भी पता चलती है कि जैसे जैसे x इंक्रीज़ हो रहा है हमारे पास लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। तो लाइन का जो साइन है उसको तो आपने देख लिया कि उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे या उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उसकी इंटरप्रिटेशन पर। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको भी देख लेते हैं कि चूँकि स्लोप हमारे पास 2 है, तो इसका मतलब ये है कि विद एवरी यूनिट इंक्रीज़ इन x, यानी x को जब आप 1 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे तो आपका y यहाँ पर 2 यूनिट्स इंक्रीज़ होगा। और इस चीज़ को अगर आप देखना चाहें ग्राफ के अंदर कि ये कैसे हो रहा है कि जब आप x को 1 यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका y 2 यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0 थी, जब x की वैल्यू 1 हुई है तो y की वैल्यू 2 हो गई है, यानी कि आपने x को 1 यूनिट इंक्रीज़ किया तो y 2 यूनिट इंक्रीज़ हो गया है। फिर 1 से 2 पे जाते हुए आपने एक और यूनिट इंक्रीज़ किया है x को, तो 2 यूनिट मज़ीद y कोऑर्डिनेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो अब जब आपने 2 यूनिट्स इंक्रीज़ किया x के, तो आपके y एक्सिस पे टोटल आपके 4 यूनिट्स इंक्रीज़ हो गए हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो आप स्लोप का जो
मैग्नीट्यूड है आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगली एग्जांपल की तरफ, और एग्जांपल 2 है हमारे पास, और इसमें भी हमें एक लाइन गिवन है और हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइन, और अगेन इसमें भी वही सारा प्रोसीजर होगा। तो स्टेप 1 क्या होगा कि हमने सबसे पहले जो हमें लाइन गिवन है उसके ऊपर हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। ये 2 पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है 2,6, यानी कि x कोऑर्डिनेट जब 2 होगा तो मेरा y कोऑर्डिनेट 6 होगा। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट मैंने लिया है वो 8,3 है, यानी कि जब मेरा x एक्सिस 8 होगा तो y कोऑर्डिनेट मेरा 3 होगा। तो ये 2 मैंने पॉइंट्स ले लिए, पॉइंट A और पॉइंट B। अब मैंने क्या करना है कि अब मैंने सिंपली स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है, m = y2 - y1, और ये हमारे पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास x2 - x1 है। अब y2 क्या था, अगर हम पीछे जाके देखें तो y2 हमारे पास 6 था और y1 3 था, तो यहाँ पर हमने 6 - 3 कर दिया। इसी तरीके से x2 हमारे पास 2 था और x1 8 था, तो यहाँ पर हमारे पास 2 - 8 आ गया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m = -3/6 आया है, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद m = -0.5 आया है, और यही हमारी स्लोप है। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अब अगर आप स्लोप को देखें तो स्लोप के साथ जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो इसका मतलब है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे तो हमारी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी। और यही चीज़ वाकई में भी हो भी रही है कि अगर हम ग्राफ में देखें तो अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारी लाइन नीचे की तरफ ही आ रही है। इसी तरीके से अगर हम ये मैग्नीट्यूड जो है स्लोप का यानी कि 0.5 है, इसको मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, यानी कि विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन x y डिक्रीजेज बाय 0.5 यूनिट्स। क्योंकि लाइन नीचे जा रही है तो x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से y ने डिक्रीज़ ही होना था, और y ने कितना डिक्रीज़ होना था ये हमें स्लोप का मैग्नीट्यूड बता रहा है कि y ने 0.5 यूनिट्स डिक्रीज़ होना है। इस चीज़ को अगर आप ग्राफ में देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जैसे ही आप x को 1 यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, y कोऑर्डिनेट आपका 7 से 6.5 पे आ जाता है, यानी कि 0.5 यूनिट्स डिक्रीज़ हो जाता है। फिर इसी तरीके से जब x2 पे जाता है तो आपका y कोऑर्डिनेट जो है y आपका 6 पे आ जाता है। तो इस तरह 0.5 डिक्रीज़ हो रहा है y यूनिट जब भी आप x को 1 यूनिट से इंक्रीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास एक और लाइन गिवन है और हमने क्या करना है कि हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पर लाइन को देखें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हम इसकी केस को हम पहले भी देख चुके हैं इंटरप्रिटेशन वाले उसमें भी, और अब हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो अगेन वही तरीकाकार है, लाइन के ऊपर हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, और यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो 2,5 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट 9,5 है। ये मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए। अब मैंने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स को सिंपली मैंने स्लोप के फार्मूला में पुट कर देना है, और फार्मूला में पुट करने के बाद मेरे पास आंसर जो आएगा, जो यहाँ पर y2 मेरे पास यहाँ पर 5 था और y1 भी 5 था, जबकि x2 9 था और x1 2 था। तो यहाँ पर जब मैंने वैल्यूज़ पुट की तो 5 - 5 डिवाइडेड बाई 9 - 2 आया है। न्यूमरेटर में 5 - 5 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 9 - 2 7 हो जाएगा। तो m = 0/7, 0/7 = 0। तो हमारे पास स्लोप क्या आई है, 0 आई है। और ये वाला केस हमने पहले भी देखा था इंटरप्रिटेशन में भी कि जब हमारे पास स्लोप 0 होगी उसका मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और स्लोप 0 को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और स्लोप 0 में चूँकि साइन ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसमें अगर आप देखें तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लाइन ना ऊपर जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, बल्कि सेम यानी लेवल पर है। और तो 0 का मतलब ये हो गया। इसको 0 का जो मैग्नीट्यूड है इसका क्या मतलब होगा कि जब आज आप x को जितना मर्ज़ी x को चेंज कर लें, यानी आप x को यहाँ पर जितना मर्ज़ी आगे पीछे ले जाएं, लेफ़्ट से जितना मर्ज़ी राइट की तरफ चले जाएं, आपका y 5 ही रहेगा। तो हमारे पास थर्ड केस हो गया, और इसके बाद हम एग्जांपल 4 पर चलते हैं। अगेन हमें एक और लाइन गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइन, और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल लाइन है, और इसको हम देख लेते हैं कि इसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। अगेन फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने 2 पॉइंट्स कोई से भी ले लेने हैं लाइन के ऊपर जो लाई करते हों। तो पहला पॉइंट मैंने लिया है 5,2, दूसरा पॉइंट लिया है 5,6। इनको मैंने पॉइंट्स ए और पॉइंट्स बी की शक्ल में मैंने यहाँ पर लिख लिया है।
और जब मैंने इनको स्लोप के फार्मूला में पुट करूँगा तो मेरे पास y2 6 है, y1 2 है, x2 5 है और x1 भी 5 है। मेरे पास जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो m इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 आ जाएगा, और इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो m इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जब आपको ये पता ही होगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन हमारे पास होती है और उसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो हमारे पास जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी आता है या अनडिफाइंड सोल्यूशन आता है। तो यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी, वो इन्फिनिटी होगी या अनडिफाइंड होगी। तो इस अनडिफाइंड का क्या मतलब है, जब भी आपके पास स्लोप अनडिफाइंड आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्लोप वर्टिकल स्लोप है, यानी कि इसकी स्लोप जो है बिल्कुल इनफाइनाइट है, यानी जितना मैक्सिमम हो सकती थी इसकी स्लोप उतनी है। यानी कि अगर आप इसका तिरछापन देखें या इसके आप स्लोप चढ़ाई देखें या आप इसका ढलवान देखें तो बिल्कुल आपकी इसकी इनफाइनाइट है। तो इसका अगर आप इसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि y को आप जितना मर्ज़ी चेंज करते रहें आपका x चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, आप जितना ऊपर मर्ज़ी ऊपर नीचे जाते रहें इस लाइन के ऊपर, आपका y कोऑर्डिनेट तो आपका चेंज होता रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा आपका 5 ही रहेगा। तो ये चौथी हमारे पास एग्जांपल थी, और हमने जो चारों केसेस जो इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में देखे थे उस चारों केसेस के हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व करके बड़े तफसील से देख ली है। और उम्मीद करता हूँ कि जो आपको अब वो जो इंटरप्रिटेशन वाले जो चारों के चारों केसेस थे वो अब बिल्कुल सही से आपको समझ आ गए होंगे। अब आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं और वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप उनको याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ़ टू लाइंस, दो लाइंस अगर हमारे पास हों L1 और L2, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर वो लाइंस पैरेलल हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो उनका क्या मतलब होता है, और आपने देखी होंगी पैरेलल लाइंस को देखा होगा और आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, यानी कि अगर आपके पास दो लाइंस पैरेलल हैं, अब हमने देखना है कि उनकी स्लोप क्या होगी। तो पैरेलल जब लाइंस होती हैं तो आपने अगर दिमाग में आप उसको विजुलाइज़ करें, जब भी हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी जो ढलवान होती है या जो उनकी स्टीपनेस होती है या जो उनकी आप उसको तिरछापन होता है वो दोनों लाइंस का सेम होता है, वो सेम होता है तभी उनको हम पैरेलल कहते हैं। तो जब वो उसकी तिरछापन या ढलवान या स्टीपनेस सेम है तो उनकी जो स्लोप होगी दोनों लाइंस की वो भी सेम होगी। इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इफ़ टू लाइंस आर एंटी पैरेलल देयर स्लोप्स आर रिलेटेड एज। अच्छा, अब दो लाइंस हमारे पास और वो एंटी पैरेलल हैं, और हमें पता है कि एंटी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, यानी ऐसी लाइंस जो कि पैरेलल तो हों एक दूसरे के लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, यानी कि एक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरी लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो ऐसी लाइंस के अब स्लोप्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगी, तो इसमें देख लीजिए कि ऐसे इस केस में भी दोनों की स्लोप सेम होंगी। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक कर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि सेम क्यों होंगी, क्योंकि एन मुमकिन है कि आपको लगे कि इनको यानी एक को एक m2 इज इक्वल टू माइनस m1 होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं या एंटी पैरेलल होती हैं तो हमें पता है कि उनकी ढलवान सेम होती है या उनकी स्टीपनेस सेम होती है या फिर उनकी तिरछापन सेम होता है। तो चाहे लाइंस एंटी पैरेलल ही क्यों ना हो, उनकी ढलवान तिरछापन या उनकी स्टीपनेस तो सेम ही है। जब स्टीपनेस सेम है तो उनकी स्लोप भी सेम आनी चाहिए। अब जहाँ तक डायरेक्शन की बात है तो मैंने आपको डेफिनेशन जहाँ ब्रीफ ओवरव्यू हम देख रहे थे तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो साइन होता है हमारे पास स्लोप का वो हमें डायरेक्शन जब बताता है तो किस रिस्पेक्ट से बताता है, यानी वो डायरेक्शन में बताता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे तो फिर लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर चाहे लाइंस एंटी पैरेलल ही क्यों ना हो, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो एंटी पैरेलल लाइंस की भी डायरेक्शन सेम होगी। यानी अगर लाइंस दोनों लाइंस अगर एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी और दूसरी लाइन वैसे नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो दोनों लाइंस ऊपर की तरफ ही जा रही होंगी। तो आप इसको अपने दिमाग में विजुलाइज़ करें। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि ड्रॉ करने की भी कोशिश कर देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास दो लाइंस अगर हैं और इसको हम कह देते हैं ये है और दूसरी लाइन ये है, और इसको मैं अगर
हमारा एक्सिस बनाऊँ, तो अगर आप देखें तो बज़ाहिर लगता है कि एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन एक ऊपर की तरफ जा रही है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, और दूसरी लाइन नीचे की तरफ कब आ रही है, जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पहली लाइन भी ऊपर जा रही है अगर आप देखें तो, और दूसरी लाइन भी हमारे पास ऊपर की ही तरफ जा रही है। यानी लेफ़्ट से राइट जब जाएंगे तो सेकंड लाइन में हम उल्टा मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन राइट से लेफ़्ट की तरफ थी। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट, हाँ अगर हम राइट से लेफ़्ट की बात करें तो तब तो लाइन नीचे की तरफ ही आ रही है, लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बात करेंगे तो ये लाइन का मुंह ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। मुंह से मुराद यानी अगर आप इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि आपके पास ये दो लाइंस हैं, अगर आप इनके ऊपर चलना शुरू कर दें और आप लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो आप पहली लाइन के ऊपर भी अगर चलना शुरू कर दें तो ऊपर की तरफ जाएंगे, और दूसरी लाइन के ऊपर भी अगर आप चलना शुरू कर दें लेफ़्ट से राइट तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर लाइंस एंटी पैरेलल भी हैं तो दोनों की स्लोप यहाँ पर सेम होगी, और अगर पैरेलल भी हैं तो उनकी स्लोप सेम होगी। और थर्ड हमारे पास के यहाँ पर पॉइंट है कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर हमारे पास दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो यहाँ पर दर्ज है। यानी अगर एक लाइन की स्लोप m2 है या अगर एक लाइन की स्लोप m1 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप क्या होगी, -1 और m1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि अगर दो लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो एक की स्लोप अगर m है या m1 है तो दूसरे की स्लोप -1/m1 या m हो जाएगी। वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसकी क्या रीज़न है, ये जो थर्ड पॉइंट है यानी परपेंडिकुलर हो तो स्लोप्स का रिलेशनशिप ऐसा होता है, ये थोड़ा सा यानी कि गौर तलब मामला है, यानी थोड़ा सा कम्प्लेक्स मामला है, और इसको फिर हम किसी और नशिस्त में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख लें कि जब हमारे पास लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर जैसा कि मैंने दर्ज कर दिया है तो यहाँ पर ऐसे होता है। तो आज की हमारी ये नशिस्त यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।